ठीक है, धारा 10 में आए थे। धारा 10 में आपको याद रखना है सोसाइटी का वर्गीकरण। धारा 10 में क्या रखना है? सोसाइटी का वर्गीकरण को रखना है। क्या करना है? धारा 10 में सोसाइटी का वर्गीकरण। तो जो सोसाइटी का वर्गीकरण करने का जो अधिकार है, ठीक है, सोसाइटियों का वर्गीकरण करने का अधिकार है रजिस्ट्रार के पास। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, मतलब किसी भी सोसाइटी का वर्गीकरण कौन कर सकता है? तो रजिस्ट्रार करेगा। कौन करेगा? रजिस्ट्रार। ठीक है, और जो सोसाइटी है उस सोसाइटी को जो रजिस्ट्रार है 2 आधारों पर करेगा। किस आधार पर? 2 आधार पर। कितने आधार पर? 2 आधार पर करेगा। जो सोसाइटी का वर्गीकरण करेगा रजिस्ट्रार 2 आधार से करेगा। ठीक है, एक संख्यात्मक रूप से करेगा। एक क्या करेगा? संख्यात्मक रूप से करेगा, और दूसरा करेगा संरचना के आधार पर। ठीक है, संरचनात्मक रूप से। ठीक है, एक संख्या के आधार पर करेगा तो संख्यात्मक हो जाएगा, और दूसरा संरचना के आधार पर करेगा तो संरचनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संरचनात्मक। तो 2 आधारों से, ठीक है, सोसाइटियों का वर्गीकरण करेगा। ठीक है, आपका ये महत्वपूर्ण है, सोसाइटियों का वर्गीकरण। ठीक है, सोसाइटियों का वर्गीकरण करने का अधिकार किसके पास है? रजिस्ट्रार के पास। किसके पास है? रजिस्ट्रार के पास। देखो, संख्यात्मक आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर संख्यात्मक रूप से सोसाइटियों को 12 शीर्षक है उसके आधार पर वो बांट सकता है। ठीक है, जो 12 शीर्षक है, 12 शीर्षक के आधार पर, ठीक है, जो संख्यात्मक है उस संख्यात्मक को 12 शीर्षक के आधार पर, ठीक है, सोसाइटियों का वर्गीकरण करेगा। ठीक है, 12 शीर्षक के आधार पर, है ना, संख्यात्मक रूप से वर्गीकरण करेगा। और संरचनात्मक रूप से 3 शीर्षक के आधार पर। कितने? 3। ठीक है, 3 शीर्षक के आधार पर संरचनात्मक रूप से, और संख्यात्मक रूप से 12 शीर्षक के आधार पर सोसाइटियों का वर्गीकरण करेगा। ठीक है, तो जो ये जो दिख रहा है ये वाला, ये आपका संख्यात्मक रूप से है। किस रूप से किया है? संख्यात्मक रूप से सोसाइटियों का 12 शीर्षक के आधार पर वर्गीकरण किया गया। किसके आधार पर? 12 शीर्षक के आधार पर। ठीक है, तो क्या क्या, देखो इधर आपको सोसाइटी याद रखते जाना है। उपभोक्ता सोसाइटी, ठीक है, देखो इसको याद कैसे करना है? उपभोक्ता, ठीक है, उत्पादक, ठीक है, देखो याद करने के लिए ना, उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता, फिर उसके बाद उत्पादक, उसके बाद क्या है? उत्पादक, उसके बाद क्या? उत्पादक। या फिर इसको इस तरह से रखना, देखो कृषि, है ना, कृषि कर्म सोसाइटी, पहले हम ले लेना कृषि कर्म सोसाइटी। ठीक है, फिर कृषि कर्म, फिर उसके बाद क्या होगा? उत्पादक आएगा, तो उत्पादक सोसाइटी। उसके बाद क्या आएगा? उत्पादक सोसाइटी। ठीक, उत्पादक हो गया तो उसका, है ना, विपणन करेगा तो विपणन सोसाइटी, है ना, उत्पादक हो गया तो क्या करेगा? उसका विपणन करेगा तो विपणन सोसाइटी। ठीक है, विपणन करने के बाद क्या करेगा? प्रसंस्करण करेगा। क्या करेगा? प्रसंस्करण, तो प्रसंस्करण सोसाइटी। क्या सोसाइटी? प्रसंस्करण सोसाइटी। फिर उसके बाद प्रसंस्करण हो गया, प्रसंस्करण के बाद याद रखना उपभोक्ता सोसाइटी। क्या सोसाइटी? उपभोक्ता सोसाइटी। तो सबसे पहले याद रखना है कृषि कर्म सोसाइटी को, फिर उत्पादक सोसाइटी को, उत्पादक के बाद प्रसंस्करण सोसाइटी को, फिर प्रसंस्करण के बाद विपणन सोसाइटी को, विपणन सोसाइटी के बाद उपभोक्ता सोसाइटी को। इसको उपभोक्ता सोसाइटी को। फिर आपका, ठीक है, संघीय सोसाइटी,
केंद्रीय सोसाइटी, संघीय, फिर केंद्रीय, संघीय फिर केंद्रीय, फिर आपका औद्योगिक सोसाइटी, फिर आपका औद्योगिक सोसाइटी, औद्योगिक सोसाइटी, फिर गृह निर्माण सोसाइटी, फिर गृह निर्माण सोसाइटी, फिर आपका बच गए है संसाधन सोसाइटी, साधारण सोसाइटी और बहु प्रयोजन सोसाइटी। ठीक, इस तरह से आपको याद रखना है। इस तरह से क्या करना है आपको याद रखना है, याद रहेगा। ठीक है, कृषि, कृषि के बाद उत्पादक, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद प्रसंस्करण। नहीं, देखो सबसे पहले कृषि, कृषि के बाद उत्पादक, उत्पादक के बाद प्रसंस्करण, प्रसंस्करण के बाद विपणन, विपणन के बाद आएगा उपभोक्ता, विपणन के बाद क्या आएगा आपका उपभोक्ता आएगा। ठीक, इतने याद रहेगा, एक क्रम से याद रखना। ठीक है, तब याद रहेगा। फिर संघीय सोसाइटी, फिर क्या रहेगा संघीय सोसाइटी और केंद्रीय सोसाइटी, संघीय सोसाइटी और केंद्रीय सोसाइटी को याद रखना, दोनों के एक साथ। फिर याद रखना, ठीक है, संघीय सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, है ना, एक साथ याद रखना। फिर औद्योगिक सोसाइटी, फिर गृह निर्माण सोसाइटी को, और लास्ट 3 याद रखना, संसाधन सोसाइटी, साधारण सोसाइटी और बहु प्रयोजन सोसाइटी। और क्या है बहु प्रयोजन सोसाइटी। ठीक है, तो क्या आपका संख्या के आधार पर सोसाइटियों का 12 शीर्षक के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इस सोसाइटी को याद रखना, कितने आधार पर, संख्यात्मक रूप से 12, संख्यात्मक रूप से कितना 12, और फिर संख्यात्मक रूप से, है ना, संख्यात्मक रूप से उसके बाद संरचनात्मक रूप से। ठीक है, तो संरचनात्मक रूप से इस तरह से आपको संरचना को याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको संरचना को याद रखना है। इसको 3 भागों में बांट दो। ठीक है, जो सबसे ऊपर में होगा उसको बोलेंगे शीर्ष सोसाइटी, क्या बोलेंगे शीर्ष सोसाइटी। ठीक है, जो बीच में रहेगा, है ना, मध्य में, उसको बोलेंगे केंद्रीय सोसाइटी, क्या बोलेंगे केंद्रीय सोसाइटी। और जो लास्ट में रहेगा उसको बोलेंगे प्राथमिक सोसाइटी, क्या बोलेंगे प्राथमिक सोसाइटी, क्या बोलेंगे प्राथमिक सोसाइटी। ठीक है, सबसे ऊपर में रहेगा, शीर्ष में रहेगा उसको शीर्ष सोसाइटी, मध्य में रहेगा उसको केंद्रीय सोसाइटी, और जो लास्ट में रहेगा उसको बोलेंगे प्राथमिक सोसाइटी, उसको बोलेंगे प्राथमिक सोसाइटी। देखो अब ये शीर्ष सोसाइटी क्या होगा, शीर्ष सोसाइटी पूरे राज्य में केवल एक ही मिलेगा, पूरे राज्य में क्या मिलेगा, एक ही होगा। ठीक है, और वह सोसाइटी होगा ये जो पूरे प्रदेश में जितने भी सहकारी गतिविधि है उसका नियंत्रण करेगा। शीर्ष सोसाइटी क्या करेगा, राज्य में जितने भी सहकारी गतिविधि हो रहा है उस पर नियंत्रण कौन करेगा, शीर्ष सोसाइटी। जैसे कि आपको जो अपेक्स बैंक है, अपेक्स बैंक आपका शीर्ष सोसाइटी के अंतर्गत आता है। फिर केंद्रीय सोसाइटी, तो केंद्रीय सोसाइटी, ठीक, केंद्रीय सोसाइटी के नीचे में कौन है, प्राथमिक सोसाइटी है, तो है ना, तो केंद्रीय सोसाइटी किसको नियंत्रित करेगा, प्राथमिक सोसाइटी को। ठीक है, केंद्रीय सोसाइटी किसको नियंत्रित करेगा, प्राथमिक सोसाइटी को। और एक केंद्रीय सोसाइटी, ठीक, एक केंद्रीय सोसाइटी के अंडर में कम से कम, ठीक है, एक केंद्रीय सोसाइटी है उसके अंडर में कम से कम कितना होना चाहिए, 5 प्राथमिक सोसाइटी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 प्राथमिक सोसाइटी। ठीक, जैसे कि आप एक केंद्रीय सोसाइटी बना लो, ठीक, एक केंद्रीय सोसाइटी है, इस केंद्रीय सोसाइटी के अंडर में 5 प्राइमरी सोसाइटी बना लो।
ठीक है। तो याद रहेगा आपका मिनिमम कितना होना चाहिए एक केंद्रीय सोसाइटी बनाने के लिए, उसके नीचे में 5 प्राथमिक सोसाइटी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 प्राथमिक सोसाइटी, तब उसको केंद्रीय सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है। अब प्राथमिक सोसाइटी, तो प्राथमिक सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जो ऊपर के दोनों सोसाइटी से क्या है? अलग है। अलग। ठीक है। प्राथमिक सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है जो ऊपर के दोनों सोसाइटी क्या है? भिन्न है। और प्राथमिक सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम आपको कितने सदस्य चाहिए? 10 सदस्य। कितने सदस्य चाहिए? 10 सदस्य। मतलब कम से कम 10 सदस्य मिल करके क्या बनाएंगे? प्राथमिक सोसाइटी बनाएंगे। ठीक, याद रहेगा। एक प्राथमिक सोसाइटी में कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? 10। कितने सदस्य होना चाहिए? 10 एक प्राथमिक सोसाइटी में। ठीक है। एक प्राथमिक सोसाइटी में कम से कम 10 सदस्य होना चाहिए। और एक केंद्रीय सोसाइटी के अंदर में आता है, ठीक है, एक केंद्रीय सोसाइटी बनाने के लिए हमें कम से कम 5 प्राथमिक सोसाइटी चाहिए। कितना चाहिए? 5 प्राथमिक सोसाइटी। ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, इसके लिए 5 चाहिए, है ना। केंद्रीय सोसाइटी के लिए 5 प्राथमिक सोसाइटी चाहिए, और प्राथमिक सोसाइटी बनाने के लिए हमें 10 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मिनिमम है। मैक्सिमम कितने भी हो सकता है, एक है आपका मिनिमम। क्या है? मिनिमम। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इतना क्या करना है आपको? याद। सोसाइटियों की जो सोसाइटी है, हम लोग जिसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, है ना, पंजीकरण कराएंगे, उसकी उपविधियों का संशोधन भी होता है। ठीक है। सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन, सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन धारा 11 में। धारा 11 में क्या होगा? सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन। देखो, इसको केवल समझना है कि कैसे संशोधन होगा। ठीक है। देखो, किसी सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन, ठीक है, उपविधियों का अगर हमें कोई भी संशोधन करना है तो उस संशोधन को तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन जो रजिस्टर है, ठीक है, क्या बना रहते हैं? रजिस्टर बना रहता है, उसमें दर्ज न किया गया हो। ठीक है। जैसे कि मान लो किसी सोसाइटी है, किसी सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन को तब तक विधि मान्य नहीं माना जाएगा जब तक इस अधिनियम के अधीन जो रजिस्टर बना है उसमें उसका एंट्री न हुआ हो। तो ठीक, एंट्री हो गया है तो उसको मान्य करेंगे संशोधन को। अगर रजिस्टर में एंट्री नहीं हुआ है तो उसको मान्य नहीं कर सकते। ठीक है। और सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन करने का अधिकार पंजीकरण कौन कर रहा है? या वर्गीकरण कौन कर रहा है? रजिस्ट्रार। तो संशोधन करने का अधिकार भी किसके पास होगा? रजिस्ट्रार के पास होगा। किसके पास होगा? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है। और जो संशोधन करने के लिए जो हम लोग, है ना, उपविधियां देंगे, संशोधित उपविधियां, उसकी 4-4 प्रति, ठीक, उसकी 4-4 प्रति क्या करना पड़ेगा? आवेदन के साथ संलग्न करना पड़ेगा। ठीक है। जब सोसाइटी का पंजीकरण कराए, सोसाइटी का पंजीयन कराए, तो भी जो उपविधियां था, ठीक, उसका 4-4 कॉपी दिए थे आवेदन के साथ। तो संशोधित उपविधियों का, ठीक है, जो भी उपविधियों में संशोधन करना है उसकी 4-4 कॉपी देना पड़ेगा। किसको? रजिस्ट्रार के पास। किसको देना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है। देखो, अब इसमें होगा क्या? यदि रजिस्ट्रार को लगे, यदि रजिस्ट्रार को लगे कि जो प्रस्तावित संशोधन है, ठीक है, जो संशोधन करने के लिए उन लोग दिए हैं उपविधियों में, अगर वो नियमों के प्रतिकूल नहीं है, ठीक है, नियमों के अनुकूल है, तो जो रजिस्ट्रार है, तो जो संशोधित उपविधियां हैं उसको क्या करेगा? रजिस्टर में दर्ज करेगा, है ना। क्या करेगा? रजिस्टर में दर्ज करेगा। तब जाकर के क्या होगा? वो उपविधियां संशोधित मानी जाएगी। अगर
अधिनियम के अधीन जो नियम है उसका प्रतिकूल ना हो तो, ठीक है, प्रतिकूल है मतलब उसको रजिस्टर में एंट्री नहीं करेगा वो। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अधिनियम के अधीन जो भी संशोधन है होना चाहिए। ठीक है, प्रतिकूल होने पर संशोधन नहीं होगा। ठीक है, अगर जो रजिस्ट्रार है, ठीक है, अगर जो रजिस्ट्रार है, ठीक, जैसे कि आप रजिस्ट्रार के पास गए, ठीक है, रजिस्ट्रार आपको बोल दिए, ठीक है, आपको जो उप विधियां हैं उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से वो आपको इनकार नहीं करेगा। ठीक है, इनकार नहीं करेगा बल्कि आपको सुनवाई का अवसर देगा। क्या देगा, सुनवाई का अवसर। ठीक है, डायरेक्ट आपको मना नहीं कर सकते कि आपके उप विधियों में संशोधन नहीं होगा। ठीक है, यदि वह संशोधन को, ठीक है, जैसे कि हम लोग आवेदन दिए, ठीक है, तो आवेदन दिए तो जो संशोधन संबंधी आवेदन है उसका निराकरण, ठीक है, उसका निराकरण कितने दिन में करेगा वो, 45 दिन में। कितने दिन में, 45 दिन में उसको करना अनिवार्य है। ठीक है, संशोधन संबंधी जो उप विधियां हैं, ठीक है, उप विधियां का जो प्रस्ताव प्राप्त होगा, प्रस्ताव प्राप्त तारीख से 45 दिन के भीतर, ठीक है, 45 दिन के भीतर आवेदन का निपटारा उसको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो 45 दिन के भीतर आवेदन का निपटारा करने में क्या रहता है, असफल रहता है। ठीक है, तो 45 दिन के बाद, ठीक है, 45 दिन के बाद, ठीक है, 15 दिन के भीतर, ठीक है, 45 दिन के बाद से 45 दिन कंप्लीट हो गया उसके बाद तो ही भेजेगा ना, उसका जो अधिकार समाप्त हो गया। अधिकार समाप्त होने के बाद 15 दिन के भीतर क्या भेजेगा, अपने उच्च अधिकारी को आवेदन को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, उच्च अधिकारी को क्या करेगा, आवेदन को ट्रांसफर करेगा, जो प्रस्ताव आया है उसको। ठीक है, और जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, जो रजिस्ट्रार क्या है, स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, तो वहां पर वह जो प्रकरण रहता है उस प्रकरण को सीधा राज्य सरकार को भेज देते हैं। ठीक है, अगर जो रजिस्ट्रार है स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है तो जो प्रकरण है उसको सीधा क्या भेजेगा, वो उच्च अधिकारी के पास नहीं भेजेगा। मतलब उच्च अधिकारी तो स्वयं हो गया ना, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतलब स्वयं हो गया उच्च अधिकारी, तो उच्च अधिकारी को नहीं भेजेगा बल्कि किसको भेजेगा, राज्य सरकार को। ठीक है, देखो आपका ये रजिस्ट्रार है, ठीक है, रजिस्ट्रार के ऊपर में रहता है रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ठीक है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा ऊपर में, और ठीक यही क्या है आपका उच्च अधिकारी, यही क्या है आपका उच्च अधिकारी है। ठीक, इसके ऊपर में होगा राज्य सरकार। ठीक, इसके ऊपर में क्या होगा, राज्य सरकार होगा। अगर जो रजिस्ट्रार है अगर स्वयं क्या है, वो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, तो अपने पास थोड़ी भेजेगा, वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट राज्य सरकार को ट्रांसफर कर देगा। इसको कर देगा ट्रांसफर राज्य सरकार को, इसको कर देगा सरकार। ठीक है, ट्रांसफर आवेदन को राज्य सरकार को। ठीक है, तो जो राज्य सरकार क्या करेगा, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से, ठीक है, राज्य सरकार क्या करेगा, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 2 माह या फिर 60 दिन के भीतर, 2 माह या 60 दिन के भीतर, ठीक है, आवेदन का क्या करेगा, निपटारा करेगा। आवेदन का क्या करेगा, निपटारा। अगर ये भी आवेदन का निपटारा करने में क्या होता है, असफल रहता है राज्य सरकार, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, रजिस्ट्रीकृत हो गया समझा जाएगा। जो संशोधित उपविधियां हैं, ठीक है, जो संशोधित उपविधियां हैं उसका रजिस्ट्रीकरण हो गया समझा जाएगा। देखो 60 दिन रखेगा, 45 दिन रखेगा आपका रजिस्ट्रार, 45 दिन रखेगा संशोधन के लिए
रजिस्ट्रार रखेगा, फिर उसके बाद 15 दिन रखेगा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, और उसके बाद राज्य सरकार कितने दिन? 60 दिन। कितने दिन? 60 दिन। ठीक है, तो संशोधन के लिए आपका ये टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट को पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो रजिस्ट्रार 45 दिन, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 15 दिन और राज्य सरकार 60 दिन आवेदन को रख सकता है। ठीक है, अगर उसके बाद भी निपटारा नहीं हो पाता है तो उसको ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रीकृत समझ लिया जाएगा। ठीक है, टाइम चला गया, अब आपका अधिकार नहीं रहा। ठीक, अब जो है उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब देखो, अब 12 में याद रखना, ठीक, केवल धारा ही याद रखना। ठीक है, देखो, उप उद्योग के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति। 11 में क्या पढ़े? सोसाइटी की उप विधियों का संशोधन पढ़े। क्या पढ़े? सोसाइटी की उप विधियों का संशोधन 11 में। ठीक, अब इधर संशोधन की बात चल रही है ना। ठीक है, 11 और 12, 11 और 12 क्या बोल रहा है? संशोधन। ठीक है, तो 11 में उप विधियों का संशोधन, 11 में क्या है? उप विधियों का संशोधन। 12 में उप विधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, उप विधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति किसके पास है? ठीक, इसको देखना है। तो देखो, इस अधिनियम या नियमों या उप विधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सोसाइटी के 50% से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर, इसको याद रखना। ठीक है, 50% से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर, या यदि रजिस्ट्रार यह समझता है, ठीक है, 50% क्या होना चाहिए? सदस्यों का, है ना, प्रस्ताव होना चाहिए, या फिर रजिस्ट्रार, या फिर रजिस्ट्रार ही स्वयं, या फिर रजिस्ट्रार यह समझता है कि किसी सोसाइटी की उप विधियों में कोई संशोधन किया जाना, ठीक है, ऐसी सोसाइटी के हित में आवश्यक या वांछनीय है, तो वह उस सोसाइटी पर विहित रीति में तामील किए जाने वाले लिखित आदेश द्वारा उस सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह 60 दिन के भीतर ऐसा संशोधन करे। ठीक है, देखो, अब यहाँ पर स्वविवेक से देखो, या तो जो है ना, सोसाइटी की उप विधियों में संशोधन या तो समिति के सदस्य लोग ही करा सकते हैं, या फिर सदस्य लोग नहीं करा रहे हैं तो रजिस्ट्रार को लगता है कि उप विधियों में संशोधन सोसाइटी के हित के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो सोसाइटी के सदस्यों को लिखित में आदेश देगा। क्या देगा? लिखित में आदेश देगा कि आप अपने उप विधियों में संशोधन करें। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। ठीक है, जब रजिस्ट्रार क्या करेगा? समिति के सदस्यों को क्या करेगा? निर्देश देगा कि आप अपने उप विधियों में समिति के हित में क्या करें? आवश्यक संशोधन करें। तो 60 दिन के भीतर में क्या करेगा? वो संशोधन करेगा। क्या करेगा? संशोधन करेगा। या फिर जो सोसाइटी के सदस्य हैं, ठीक है, 50% सदस्यों के अनुरोध पर रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? उप विधियों में संशोधन कर सकता है। ठीक है, लेकिन कितना चाहिए? 50% से अधिक। ठीक है, मतलब 50% से अधिक बोल सकते हैं, मतलब 51% ले सकते हो, मतलब आधे से ज्यादा
सदस्यों के अनुरोध पर रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, उप विधियों में संशोधन करवा सकता है। ठीक है, तो याद रहेगा उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति किसके पास है, रजिस्ट्रार के पास। किसके पास है, रजिस्ट्रार के पास है। ठीक है, या फिर जो सदस्य लोग हैं, है ना, मतलब 50% से अधिक सदस्य अगर अनुरोध करेंगे रजिस्ट्रार को, तो भी उपविधियों में क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है। क्या हो सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो 11 में याद रखना सोसाइटियों का, ठीक है, सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन है, सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन। ठीक, संशोधन होने के बाद 12 में क्या कर सकते हैं, उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति। ठीक है, 12 को याद रखना। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, धारा 13 नाम की तब्दीली। नाम की तब्दीली मतलब नाम में संशोधन। ठीक, अब नाम में ही संशोधन करवाना है। ठीक, कितना टाइम तक, 11 में क्या किए, उपविधियों में संशोधन करवाए। 11 में क्या किए, उपविधियों में संशोधन कराए। ठीक है, 12 में क्या किए, ठीक, उपविधियों में संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति, है ना। अब 13 में नाम में संशोधन करवाएंगे, नाम की तब्दीली। 13 में क्या है, नाम की तब्दीली। ठीक है, तो जो नाम की तब्दीली है, तो नाम की तब्दीली, केवल नाम की तब्दीली, मतलब नाम की तब्दीली मतलब समझ रहे हो, मतलब सोसाइटियों के नाम में परिवर्तन, सोसाइटियों के नाम में परिवर्तन। ठीक है, तो बस इसको धारा का बस याद रखना। हो सकता है कि धारा में सोसाइटी के नाम की तब्दीली का प्रावधान है। ठीक, इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल याद रखना धारा को, नाम की तब्दीली। ठीक है, परिवर्तन किसमें होगा, नाम में, तो धारा 13 में। किसमें, धारा 13 में। धारा 14 याद रखो, कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चायक साक्ष्य होना। कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चायक साक्ष्य होना। ठीक, तो इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, केवल धारा को याद रखोगे तो रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चायक साक्ष्य होना। कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चायक साक्ष्य होना किसमें है, धारा 14 में। किसमें है, धारा 14 में। ठीक है, क्या मतलब होता है, केवल धारा को याद रखना, धारा से। ठीक है, किसको पढ़ना है, 16 को। चलो 16 को देखो, धारा 16 में है सोसाइटियों का पुनर्गठन। सोसाइटियों का पुनर्गठन। सोसाइटियों का पुनर्गठन किसमें है, धारा 16 में। ठीक है, तो प्रभावित सोसाइटी किसको बोलेंगे और परिणामी सोसाइटी किसको बोलेंगे, उसको याद रखना। ठीक है, प्रभावित सोसाइटी क्या है और परिणामी सोसाइटी क्या है। तो प्रभावित सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जो किसी भी रीति में स्वयं का पुनर्गठन करने का निश्चय करती हो। ठीक है, उसको बोलेंगे प्रभावित सोसाइटी। उसको क्या बोलेंगे, प्रभावित सोसाइटी। ठीक है,
प्रभावित सोसाइटी ऐसी सोसाइटी, ठीक है, जो किसी भी रीति में, ठीक है, जो किसी भी रीति में स्वयं का क्या करे, पुनर्गठन करने का विनिश्चय करे। क्या करे? स्वयं का पुनर्गठन करेगा अगर कोई सोसाइटी, ठीक, उसको बोलेंगे प्रभावित सोसाइटी। उसको क्या बोलेंगे? प्रभावित सोसाइटी, ठीक है। स्वयं का पुनर्गठन करेगा तो, ठीक है, स्वयं का पुनर्गठन करेगा तो उसको बोलेंगे प्रभावित सोसाइटी, ठीक है। ये धारा और आपको याद रखने की जरूरत नहीं, उपधारा को, ठीक, इतना डिटेल से पूछेगा तो प्रभावित सोसाइटी क्या है, ठीक है, बहुत सारा लिखे रहेगा, तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर कोई भी सोसाइटी स्वयं का पुनर्गठन करेगा तो उसको बोलेंगे प्रभावित सोसाइटी। क्या बोलेंगे? प्रभावित सोसाइटी, ठीक है। परिणामी सोसाइटी, ठीक है। प्रभावित सोसाइटी क्या है? तो प्रभावित सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है जो कि दो, है ना, या दो से अधिक सोसाइटियों के मिलने से बना है, ठीक है। आपको इस तरह से आपका शब्दावली दे सकता है, समामेलन मतलब क्या है? मिलने से, ठीक है। तो इस तरह से आपका शब्द दे सकता है, समामेलन मतलब मिलाने से, ठीक है। तो एक को तो मिला सकते तो दो या दो से अधिक सोसाइटी मिल करके, ठीक है, दो या दो से अधिक सोसाइटी मिल करके अगर एक सोसाइटी बना रहा है, ठीक है, तो क्या उसको क्या बोलेंगे? परिणामी सोसाइटी। उसको क्या बोलेंगे? परिणामी सोसाइटी, ठीक है। प्रभावित सोसाइटी किसको बोलेंगे? स्वयं का पुनर्गठन करके जो सोसाइटी बनेगा उसको प्रभावित सोसाइटी बोलेंगे, ठीक। स्वयं का पुनर्गठन करके जो सोसाइटी बनेगा उसको बोलेंगे प्रभावित सोसाइटी। परिणामी सोसाइटी किसको बोलेंगे? ठीक, दो या दो से अधिक सोसाइटी मिल करके अगर एक सोसाइटी बना रहे हैं, ठीक है, मतलब मान लो दो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, या फिर दो ऐसी सोसाइटी है या तीन ऐसी सोसाइटी है जिसमें, है ना, 10-10 सदस्य ही है मिनिमम, ठीक है, तो उसको मिला करके एक अच्छे से सोसाइटी बना सकते हैं, तो उसको बोलेंगे परिणामी सोसाइटी। क्या बोलेंगे? परिणामी सोसाइटी। याद रहेगा? ठीक है। तो 16 में याद रखना सोसाइटियों का पुनर्गठन। 16 में क्या देखना? सोसाइटियों का पुनर्गठन। तो सोसाइटियों का पुनर्गठन दो आधार पर होगा, ठीक है, एक प्रभावित सोसाइटी होता है और एक परिणामी सोसाइटी, ठीक है। धारा 16 में, इसमें धारा 16 में याद रहेगा इतना। हाँ भैया। धारा 18 देखते हैं। तो धारा 18 में है रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, ठीक है, जो रजिस्ट्रीकरण है उसका रद्द किया जाना, ठीक है। धारा 18 में क्या है? रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, ठीक है, जो रजिस्ट्रीकरण कराए हैं। 17 नहीं पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। धारा 17 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ना है धारा 18, ठीक, क्या पढ़ना है? धारा 18 को, ठीक है। तो रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, ठीक है। तो किस आधार पर रद्द करेंगे? देखो, यदि कोई सोसाइटी अपनी संपूर्ण आस्तियां और दायित्व किसी अन्य सोसाइटी को हस्तांतरित कर देती है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है? यदि कोई सोसाइटी अपनी संपूर्ण आस्तियां को या फिर उसका जो दायित्व है किसी अन्य सोसाइटी को दे देता है, हस्तांतरित करना मतलब दे देना, या किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलन कर लेती है, मतलब जाकर के क्या होगा, मतलब दो सोसाइटी मिलकर के एक सोसाइटी बना लेंगे, ठीक है। या फिर स्वयं को दो या अधिक सोसाइटियों में क्या कर लेता है? विभाजित कर लेता है, ठीक है। तीन कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि आपका पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन, ठीक है। रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया, ठीक है। किस आधार पर रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकते हैं? पहला, यदि कोई सोसाइटी अपनी संपूर्ण आस्तियां, ठीक, जो भी कागजात है और जो भी दायित्व है किसी अन्य सोसाइटी को हस्तांतरित कर देता है तो, या फिर किसी
अन्य सोसाइटी के साथ क्या कर लेता है, समामेलन कर लेता है। ठीक है, सब तो क्या देखना, समामेलन मतलब मिलाना, ठीक है, एक हो जाना। या फिर स्वयं को दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित कर लेती है। तब क्या होगा, तो इस कंडीशन में रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने वाला आदेश करेगा। और सोसाइटी रद्दकरण के ऐसे आदेश की तारीख से विघटित समझी जाएगी जब उसका आदेश निकल जाएगा कि उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया है, तो उस तारीख से क्या समझ लेंगे, विघटित समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे, विघटित। ठीक है, और अगर मान लो ठीक है, अगर किसी सोसाइटी, ठीक है, यदि किसी सोसाइटी के समापन या विघटन से संबंधित कोई भी कार्रवाइयां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व लंबित हो, तो ऐसी कार्रवाइयां ऐसे प्रारंभ के पश्चात उस विधि के उपबंधों के अनुसार निपटाई जाएगी जिसके की अधीन सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई थी या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई थी। ठीक है, इसको आपको उतना याद रखना नहीं है, तो इसी को बस याद रखना, जो 3 पॉइंट था आप लोगों का। ठीक है, धारा 18 में कि किसी भी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कैसे किया जा सकता है। ठीक है, किस आधार पर रद्द कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई सोसाइटी अपनी संपूर्ण आस्तियां दायित्व किसी अन्य सोसाइटी को हस्तांतरित कर दे तो, या फिर किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलन कर ले तो, या फिर स्वयं को दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित कर ले तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रीकरण करने, है ना, जो रजिस्ट्रार क्या करेगा, सोसाइटी का रद्द करने वाला आदेश निकालेगा। जब आदेश जारी होगा उस तिथि से उसको विघटित हो गया समझा जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इतना क्या करना है, आपको याद रखना है। तो देखो आज क्या पढ़े, धारा 10 में क्या पढ़े, सोसाइटियों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण। 10 में क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। 10 में क्या करेंगे, वर्गीकरण। ठीक है, 11 में क्या करेंगे, सोसाइटी के उपविधियों का संशोधन करेंगे। ठीक है, 11 में क्या करेंगे, संशोधन। 11 में क्या करेंगे, ठीक है, पहले वर्गीकरण करेंगे सोसाइटियों का, उसके बाद क्या करेंगे, सोसाइटियों के जो उपविधि है उसमें संशोधन करेंगे 11 में। ठीक है, धारा याद रखते जाना है ना। हाँ भैया। 12 में क्या करना है, संशोधन करने के लिए निर्देश देना है। क्या करना है, निर्देश देना है। ठीक है, निर्देश देने की शक्ति है। पहले वर्गीकरण करेंगे 10 में, 11 में करेंगे संशोधन। ठीक है, अब किसमें संशोधन करना है आपको पता है। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि संशोधन करना है। ठीक है, 12 में क्या करना है, निर्देश देना है। ठीक है, 12 में क्या करना है, निर्देश देना है। अब क्या के निर्देश देना, इसको तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, 13 में ठीक है, नाम परिवर्तन या तब्दीली लिख दो, तब्दीली। तब्दीली। ठीक है, सोसाइटियों के नाम का तब्दीली करेंगे। क्या करेंगे, तब्दीली। ठीक है, तब्दीली। फिर 14 याद रखना, साक्ष्य के लिए, या फिर नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, साक्ष्य। ठीक है, कितना को एक साथ रखते, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 10, 11, 12, 13, हटाओ 14 को मत रखो याद, चलो ठीक है, हटाओ। कितना सारा याद रखोगे, आगे और भी है, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 10, 11, 12, 13 एक साथ याद रखना। तो वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद क्या है, संशोधन, संशोधन के बाद क्या है, निर्देश, निर्देश के बाद है तब्दीली, निर्देश के बाद क्या है, तब्दीली। ठीक है, तब्दीली। ठीक, इतना याद रहेगा। फिर आपका 16 को याद रखना, 16 सोसाइटियों का पुनर्गठन और 18। ठीक है, तो 16 में पुनर्गठन है, 16 में क्या है,
पुनर्गठन। पुनर्गठन, पुनर्गठन। ठीक है। और 18 में क्या है? रद्द। रद्द। ठीक है, 18 में क्या है? रद्द। 18 में क्या है? रद्द। ठीक है, तो इतना क्या रखना है? 10, 11, 12, 13। 10, 11, 12, 13। ठीक है, फिर 16, 18। 16, 18। 16 में पुनर्गठन, 18 में रद्द किया जाना। 18 में क्या कहना? रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इतना क्या करना है? आपको याद करते जाना है। याद रहेगा? हाँ सर। हाँ भैया। ठीक है, देखो धारा से क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर कंडीशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों के लिए हमें क्या करना है? तैयार रहना है। दोनों के लिए क्या करना है? हमें तैयार रहना है। तो चलो आज के लिए इतना ही है ना, सहकारिता अधिनियम में। कल देखेंगे नेक्स्ट। अभी देखते हैं छत्तीसगढ़ क्लास। देखते हैं